आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12th भूगोल के सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इस चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर हमारे पास क्या है आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि जनसंख्या घनत्व को परिभाषित करें, यानी कि जनसंख्या घनत्व किसको बोलते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मतलब कोई भी जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र है वहां पर जितना भी लोग रहेंगे उसका जो संख्या होगा इसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा। यह हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है कि रोपण कृषि किसे कहते हैं। देख लीजिए रोपण कृषि क्या है। तो रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है, मतलब ये हमारे वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार का टाइप है, ठीक है, जिसमें चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की फसल उगाई जाती है। इस प्रकार की कृषि में बड़ी मात्रा में श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इस टाइप का जो कृषि होता है इसमें अधिक मात्रा में श्रम और पूंजी का जरूरत होता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सशक्तिकरण का अर्थ क्या है। देखिए सशक्तिकरण मतलब होता है कि किसी भी शक्तिहीन व्यक्ति को सशक्त बनाना, यानी कि उसको ताकतवर बनाने का जो प्रक्रिया होगा इसी को क्या बोला जाएगा, सशक्तिकरण बोला जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सशक्तिकरण का अर्थ, यानी कि सशक्तिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत शक्तिहीन लोगों को अपनी जीवन की परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए सशक्त बनाया जाता है, यानी कि शक्तिशाली बनाया जाता है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भूगर्भिक जल संसाधन से क्या तात्पर्य है। देखिए भूगर्भिक जल को हम लोग भूजल भी बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि धरती के सतह के नीचे चट्टानों के कणों के बीच के रिक्तों में मौजूद जल को ही हम लोग क्या है भूगर्भिक या फिर भूजल कहते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मानव भूगोल क्या है। देखिए मानव भूगोल का मतलब क्या होता है। मानव भूगोल भूगोल की प्रमुख शाखा है जिसके अंतर्गत मानव की उत्पत्ति से लेकर वर्तमान समय तक उसके पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मतलब देखिए जिस टाइम मनुष्य का उत्पत्ति हुआ है, ठीक है, उस टाइम से लेकर वर्तमान टाइम तक, ठीक है, मनुष्य और प्रकृति यानी कि मनुष्य और पर्यावरण का जो संबंध है, जो रिलेशन है, इसी का अध्ययन मानव भूगोल में होता है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो निजीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र को किसी निजी कंपनी के हाथों में सौंप दिया जाता है। मतलब जो सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसको क्या होगा, किसी निजी कंपनी के हाथों में उसको सौंप देगा, इसी को बोला जाएगा निजीकरण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो भोजन, वस्त्र तथा आवास, ये जो 3 चीज है ना भाई, ये क्या है, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि मानव विकास के 3 सूचांकों का वर्णन करें। तो एक हो जाएगा जीवन प्रत्याशा सूचांक, एक हो जाएगा शिक्षा सूचांक और एक हो जाएगा आय सूचांक। ये तीनों चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटकों के नाम लिखें, ठीक है। तो इसका 3 घटक हमारा हो जाएगा जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अगर मान के चलिए कि अगर आपका ये वाला जो क्वेश्चन है अगर ये 1 नंबरिया में आता है, ठीक है, तो बस आपको यहां से लेकर यहां तक ही लिख देना है। यानी जनसंख्या परिवर्तन के जो 3 घटक होंगे, एक जन्म दर होगा, एक मृत्यु दर होगा और एक प्रवास होगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको ज्यादा लिखना पड़ेगा, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं जन्म दर को, मृत्यु दर को और प्रवास को। देखिए जन्म दर हमारा क्या होता है। तो एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश में जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहते हैं। देखिए इसमें क्या बोला जाता है, इसमें एक्चुअल में ये जो जन्म दर होता है ये 1 साल के भीतर देखा जाता है, यानी कि एक वर्ष में देखा जाता है कि किसी भी देश में 1000 व्यक्तियों में कितना आदमी जन्मा है, ठीक है, जो जीवित है, इसी को जन्म दर बोला जाएगा। और इसका उल्टा मृत्यु दर हो जाएगा, यानी कि एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों में देखा जाएगा कि कितना यहाँ पर मरा है, उसको यहाँ पर मृत्यु दर बोला जाएगा। देखिए लिखा हुआ है मृत्यु दर, यानी कि 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को बोला जाता है मृत्यु दर। यानी कि एक वर्ष में जनसंख्या के प्रति 1000 व्यक्तियों पर किसी देश या क्षेत्र में मरने वाले लोगों की संख्या को क्या बोला जाता है भाई, इसको ही को मृत्यु दर बोला जाता है। आगे चलिए यहाँ पर जो अगला जो पॉइंट है हमारे पास, अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, देख लीजिए यहाँ पर क्या है, प्रवास। प्रवास में क्या है कि किसी भी कारण से हो सकता है कि किसी कारणवश व्यक्ति अपने पूर्व निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाकर बसने की प्रक्रिया को प्रवास कहा जाता है,
ठीक है, मतलब किसी भी कारणवश मतलब जहाँ पे अभी व्यक्ति रह रहा है उस स्थान को छोड़कर दूसरे जगह पर अब रहना शुरू कर रहा है, इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाएगा, प्रवास बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हुआ लिख दीजिएगा। ठीक है, कारणवश, कारणवश ऐसे होता है, तो कारणवश को थोड़ा सुधार लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। लेकिन अगर मान के चलिए जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर यही क्वेश्चन अगर आपका 1 नंबरिया में आता है तो आपको क्या लिख देना है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 घटक, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, या फिर आप इसको जन्म, मृत्यु और प्रवास भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर देख लीजिए क्या है कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में किस प्रकार सुगम है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कि सड़क परिवहन रेल परिवहन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सड़क परिवहन की पहुंच छोटे छोटे क्षेत्रों तक हो जाती है, जबकि रेल परिवहन की पहुंच हर जगह संभव नहीं है। छोटा छोटा जगह भी सड़क परिवहन जा सकता है लेकिन रेल परिवहन नहीं जा सकता है। सड़क मार्ग को बनाने में कम लागत आती है जबकि रेल पटरियां बिछाने में अधिक लागत आती है। सड़क का जो मार्ग होता है उसको बनाने में पैसा भी कम खर्चा होता है, लेकिन अगर रेल का पटरियां अगर बिछाया जाए भाई तो उसमें खर्चा भी ज्यादा होगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि भारतीय कृषि की विशेषताओं का वर्णन करें। देखिए इसका उत्तर क्या होगा, भारतीय कृषि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला क्या है कि भारतीय कृषि का अधिकांश भाग क्या है, सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहता है। यहाँ पर रहता है, ठीक है, निर्भर रहता कर दीजिएगा, निर्भर रहता है। यहाँ पर सिंचाई में कुनस्वर दे दीजिएगा। भारतीय कृषि का जो अधिकांश भाग है क्या है, सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भर रहता है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि कृषि उत्पादन मुख्यतः प्रकृति पर निर्भर रहता है। थर्ड क्या है कि भारतीय कृषक गरीबी के कारण खेती में पूंजी निवेश कम करता है। फोर्थ नंबर की खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब भारतीय कृषि में। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पॉइंट आप लोग लिख दीजिए। फिर आगे देखिए यहाँ पर और पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है कि कृषि जीविकोपार्जन की साधन मानी जाती है। कृषि जीवन जीने का एक साधन है। भारत कृषि में अधिकांश कृषि कार्य पशुओं पर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब जो भारत का जो कृषि है, ये जो यहाँ पर जो मैक्सिमम काम होता है पशुओं के द्वारा होता है। हल जोतना, कोई सामान को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना, खाद वगैरह, हर एक चीज। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि भूमि निम्नीकरण को कम करने के उपाय सुझाइए। भूमि निम्नीकरण को कम करने के क्या क्या उपाय है। तो यहाँ पर हो जाएगा, एक हो जाएगा वनारोपण, यानी कि पेड़ पौधा लगाइए, वन रोपिए। ठीक है, दूसरा हो जाएगा चारगाहों का उचित प्रबंधन। ठीक है, थर्ड हो जाएगा पशुचारण नियंत्रण। 4 हो जाएगा रक्षक मेखला का निर्माण में इस प्रकार से आप लोग दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर इसे दे दीजिएगा। रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियों लगाकर स्थिर बनाना। ठीक है, क्योंकि ये सब ढह जाएंगे ना, इसलिए वहां पर झाड़ियां लगाया जाता है। खनन नियंत्रण, औद्योगिक जल का परिष्करण के पश्चात विसर्जन, औद्योगिक अपशिष्ट को नष्ट करना, नमी संरक्षण तथा खरपतवार नियंत्रण, ये सब के सब इसके हो जाएंगे आंसर। पॉइंट सब आप लोग लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देखिए, ग्रामीण बस्तियों का आकृति के आधार पर प्रतिरूप बताएं। देखिए पहला जो ये हमारा रेखिक प्रतिरूप, इसमें क्या है कि इसमें मानव बस्तियों का निर्माण सड़कों, रेल लाइनों तथा नदियों आदि के किनारे होता है, ये हो जाएगा। दूसरा है आयताकार प्रतिरूप, इसका निर्माण समतल क्षेत्रों में होता है, यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। थर्ड है वृत्ताकार प्रतिरूप। ठीक है, इसमें किसी तालाब अथवा झील के चारों ओर बस्तियों का निर्माण होता है, ये हो जाएगा थर्ड। फोर्थ क्या है हमारे पास कि तारे के आकार का प्रतिरूप। तारे का आकार का प्रतिरूप में क्या है देख लीजिए, यहाँ पर तारे का आकार का जो प्रतिरूप है इसमें हमारा होता है। ठीक है, क्या है कि इनका निर्माण उन प्रदेशों में होता है जहां बहुत सारी सड़कें एक साथ एक स्थान पर मिलती है। ठीक है, वहां पर तारे का आकार का प्रतिरूप का यूज करा जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, इस प्रकार का जो होता है ना, इसमें एक तारे का आकृति बन जाता है, इसीलिए। ठीक है, टी अथवा वाई आकार के प्रतिरूप, टी आकार की बस्तियां सड़कों के तिराहे पर विकसित होती है, जबकि वाई आकार की बस्तियां, ठीक है, का निर्माण उन क्षेत्रों में होता है जहां दो मार्ग आकर तीसरे मार्ग से मिलते हैं। मतलब देखिए टी आकार वाला, मतलब देखिए टी आकार कैसे होगा, जैसे यहाँ पर एक रोड इस प्रकार से जा रहा, कोई यहाँ पर इस प्रकार से एक रोड निकल गया, ये हो गया टी आकार वाला। वाई अगर क्या होगा, जैसे मान चलिए यहाँ पर एक सड़क है, फिर एक रोड आकर यहाँ पर इस प्रकार से सटा और यहाँ पर इस प्रकार से रोड सट गया, तो ये हो गया वाई आकार। एक हमारा क्रॉस आकार का भी होता है। क्रॉस आकार में क्या होता है देख लीजिए, क्रॉस आकार ऐसा होता है, मतलब चारों तरफ से यहाँ पर रास्ता ही रास्ता होता है, चारों तरफ से सड़क होगा, मतलब इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, ये क्रॉस वाला हो जाएगा। यहाँ पर 3 टाइप का होता है। एक है दोहरे ग्राम, तो नदी अथवा पुल के दोनों किनारे पर बस्तियों के निर्माण से दोहरे ग्राम प्रतिरूप का निर्माण होता है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन 14 हमारे पास क्या है देख लीजिए कि मानव के प्राकृतिकरण की व्याख्या कीजिए। देखिए मानव का प्राकृतिकरण मतलब क्या होता है, मनुष्य के प्राकृतिकरण का अर्थ मनुष्य और प्रकृति के बीच पूर्ण सामंजस्य, मतलब दोनों के बीच एक सामंजस्य बैठेगा, इसी को बोला जाएगा मानव का प्राकृतिकरण। मनुष्य अपने आप को प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल बनाते हैं और जीने के लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करते हैं। इस उदाहरण के लिए देखिए, मध्य भारत की जनजातियां मानव के प्राकृतिकरण का एक उदाहरण है, क्योंकि ये महुआ के पेड़ के
फूल, घास के पत्ते और जंगल में उपलब्ध खाद्य पौधों की जड़ों को खाते थे। वे पलाश और साल के पेड़ों को आश्रय के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने बीमारी को दूर करने के लिए वहाँ उपलब्ध जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। वे उनके प्रति इतने दयालु होने के लिए प्रकृति यानी कि जो यहाँ पर जंगल है इसका इन लोग पूजा भी करते हैं। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, मनुष्य और प्रकृति के बीच क्या हो रहा है, एक तालमेल बैठ रहा है, एक सामंजस्य बैठ रहा है। इसी को बोला जाएगा मानव का प्राकृतिकरण। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 की विश्व में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का वर्णन करें। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इसके निम्नलिखित कारक है कौन कौन से है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर इसका जो है क्या है, पहला है भौतिक कारक। और भौतिक कारक के अंतर्गत हमारा धरातल आता है, जलवायु आता है, मुद्रा आता है, खनिज आता है, ये सब के सब हमारे इसी में आते हैं। जैसे देखिए अगर देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, विरल जनसंख्या पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में जनसंख्या पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की धरातल जो है ना समतल नहीं होती है, जल का अभाव होता है, भूमिगत जल जो नीचे होता है, यातायात संचार का भी सुविधा नहीं होता है, वहाँ पे कृषि भी सही ढंग का नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग मैदानी क्षेत्रों का बात करें तो वहाँ पर हर एक टाइप का सुविधा होता है, इसलिए मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, सघन जनसंख्या पाई जाती है, यानी कि अधिक मात्रा में जनसंख्या पाया जाता है। आगे चलिए इसके जो अगला जो यहाँ पर कारक है देख लीजिए क्या है। अगला कारक हमारा इसका है यहाँ पर सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक कारण। इसमें क्या है कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक कारण भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देखिए क्या है, देखिए जैसे क्या होता है, जैसे मान चलिए कोई गांव है तो उस गांव के लोग क्या चाहेंगे कि हमारे गांव में अगर कोई बाहर से अगर व्यक्ति आता है तो हो सके कि हमारे ही धर्म का हो, हमारे ही जाति का हो, हम जिस प्रकार के भाषा बोलते हैं वैसे ही भाषा बोलने वाले हो, इस प्रकार की चाहते हैं। मतलब कोई दूसरा जाति का वहां पर एंटर होने के लिए नहीं देता है। यही चीज लिखा गया है कि विश्व में विभिन्न प्रकार के भाषा, जाति, प्रजाति, धर्म के लोग रहते हैं, उनके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं, वहाँ वे बसते हैं, ठीक है। जहाँ वे बसते हैं वे चाहते हैं कि उसी से संबंधित जाति, धर्म, भाषा के लोग इसके इर्द गिर्द बसे। एक ही प्रकार के व्यवसाय वाले लोग भी एक ही स्थान पर बसना चाहते हैं, जिसके कारण उस क्षेत्र में धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती जाती है और नगर या देश का रूप धारण कर लेता है, जैसे कि मुंबई, इजराइल, हॉलीवुड इत्यादि इसके उदाहरण है। तो ये जो सांस्कृतिक जो कारण है ना, जो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो कारण है, ये भी जनसंख्या के वितरण पर इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। ये हो जाएगा, इसका पॉइंट नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए हमारे पास आगे क्या है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि भारत में चावल के उत्पादन एवं वितरण का विवरण करें। तो भारत में चावल का उत्पादन एवं वितरण देख लीजिए क्या क्या यहाँ पर है इसका आंसर। देखिए पहला जो है भाई यहाँ पर अगर आप लोग देखिएगा तो चीन के बाद अगर देखा जाए तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चावल का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। विश्व का लगभग 29% चावल क्षेत्र भारत में ही होता है। भारत की कृषि भूमि के 25% भाग पर चावल बोया जाता है। 150 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल लोगों का मुख्य आहार है। अब बात कर लेते हैं चावल का वितरण। तो देख लीजिए चावल का वितरण में क्या है कि भारत के प्रमुख चावल उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार है। पहला देखिए पश्चिम बंगाल, फर्स्ट नंबर में पश्चिम बंगाल का ही नाम आता है। भारत में चावल का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। इसकी लगभग आधी कृषि योग्य भूमि में चावल की खेती होती है, मतलब लगभग जितना भी उसका कृषि योग्य भूमि है उसमें आधा भाग में चावल ही इन लोग रोपता है। उत्तर प्रदेश, भारत में धान के सबसे बड़े उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है, उत्तर प्रदेश का नंबर दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। पंजाब भी भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्य है। पंजाब प्रतिवर्ष 12 मिलियन टन चावल का उत्पादन कर देश में तीसरे स्थान पर है, ठीक है। पंजाब हमारा 3rd नंबर में है। फिर आगे देखिए यहाँ पर तमिलनाडु का अगर बात करा जाए, यहाँ पर तमिलनाडु के 28 जिलों में चावल का उत्पादन होता है, जिनमें से 27 जिले अत्यधिक उत्पादकता वाले जिले हैं। आंध्र प्रदेश भारत में चावल उत्पादन में 5वें स्थान पर है। छत्तीसगढ़ को चावल के कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को क्या बोला जाता है, चावल का कटोरा बोला जाता है। नोट कर लीजिएगा, आगे चलते हैं। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत में सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, सिंचाई के स्रोतों का वर्णन करें। देखिए क्या काहे जरूरत है। पहला इसका कारण है कि जल का असमान वितरण, ठीक है। जल का क्या है, असमान वितरण है, यानी कि जो जल है ना हर एक जगह पर समान नहीं है, इसीलिए। दूसरा पॉइंट क्या है कि मानसून का अनियमित, अपर्याप्त तथा कमजोर होना। मानसून भी सही ढंग का नहीं है, कभी वर्षा होता है तो कभी नहीं होता है, ठीक है। ये हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसको आप लोग 3rd पॉइंट कर दीजिएगा, इसको 4th पॉइंट कर दीजिएगा, इस प्रकार से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि भारत के अधिकांश भाग में वर्षा काफी कम होती है, जो कृषि उत्पादन के लिए अपर्याप्त है, इसलिए सिंचाई का जरूरत होता है, सिंचाई की जरूरत पड़ता है। कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलिए इसके अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देख लीजिए अगला पॉइंट यहाँ पर क्या है कि देश में वर्षा कुछ महीनों में ही होता है और शीतकाल तथा ग्रीष्मकाल लगभग शुष्क रहता है, इसलिए अन्य महीनों में बिना सिंचाई के कृषि संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। नहीं होगा ही नहीं कृषि।
देखिए थर्ड पॉइंट क्या है कि भारत में न केवल वर्षा की मात्रा अनिश्चित होती है बल्कि वर्षा का आगमन तथा समाप्त होना अनिश्चित है। मतलब देखिए इसे फिक्स नहीं है, कब वर्षा होगा कब नहीं होगा, कब मानसून आएगा कब मानसून खत्म हो जाएगा, ये सब निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। कृषि के लिए इस तरह के संकटों से केवल सिंचाई ही सुरक्षा प्रदान करती है। अगला पॉइंट है कि उन्नत किस्म के बीजों के लिए सतत जल की आवश्यकता होती है, इसलिए उन्नत बीजों पर आधारित हरित क्रांति वहीं सफल हुई जहां पर सिंचाई की सुविधा पर्याप्त है। मतलब सिंचाई बहुत ही जरूरी है। फिफ्थ नंबर पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास क्या है कि असिंचित क्षेत्रों की तुलना में सिंचित क्षेत्रों में उत्पादकता अधिक है। जहां पर देखिए सिंचाई कम होता है, ठीक है, वहां पर उत्पादकता भी कम होता है, और जहां पर सिंचाई अधिक होता है वहां पर उत्पादकता भी अधिक होता है, उत्पादन भी अधिक होता है। इसलिए कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिंचाई का विकास आवश्यक है। यहाँ पर भारत में सिंचाई के जो प्रमुख साधन है, नहरें हैं, कुएं हैं, नलकूप है, तालाब है, ठीक है, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किस राष्ट्र के आर्थिक विकास का मापदंड होता है, व्याख्या करें। तो देख लीजिए क्या क्या इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देखिए हर एक चीज को मैंने पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया ताकि आप लोगों को पढ़ने में सुविधा हो, ठीक है। यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है कि किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उस देश की समृद्धि का आकलन किया जा सकता है। देखिए जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है यही डिसाइड करता है कि वो देश कितना प्रोग्रेस कर रहा है। दूसरा पॉइंट कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण कोई भी देश आर्थिक संकट का आसानी से सामना कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी देश में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह देश विदेशों से खाद्यान्न आयात करके अकाल का सामना कर सकता है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है यहाँ पर। मतलब कोई भी देश में मान के चलिए कि किसी भी कारणवश वहां पर आर्थिक संकट आ गया तो क्या करेगा, ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बदौलत क्या करेगा, देश विदेश से खाने का सामान मंगवा सकता है। आगे चलिए पॉइंट नंबर 3 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वस्तुओं का उत्पादन सिर्फ घरेलू मांग को पूरा करने के लिए ही नहीं होता है बल्कि विदेशों में बेचने हेतु भी होता है। इससे क्या होता है, देश में क्या होता है, आय में वृद्धि बढ़ जाती है। ज्यादा उत्पादन के लिए ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है, फलस्वरूप रोजगार स्तर में भी वृद्धि हो जाता है, बेरोजगार की भी यहाँ पर कमी हो जाती है। पॉइंट नंबर 4 क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देश के औद्योगिक विकास में भी सहायक होता है। उद्योगों के विकास हेतु जो साधन देश में उपलब्ध नहीं है उनका विदेशों से आयात किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इंग्लैंड अपने उद्योगों के लिए कच्चा माल विदेशों से आयात करता है। इस तरह भारत में उत्पादन तकनीक का आयात करके औद्योगिक विकास किया गया है, ठीक है, ये सब हो जाएगा। पॉइंट नंबर आगे देखते हैं, यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 हमारे पास क्या है देख लीजिए। पॉइंट नंबर 5 है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उपभोक्ताओं को 4 लाभ प्राप्त है, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक दो देख लीजिए। पहला क्या है कि उपभोक्ताओं को उपभोग के लिए अच्छी तथा सस्ती वस्तुएं मिलती है, वे अपनी मनचाही वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं, जैसा मर्जी वैसा सामान वो ले सकता है। ये सब चीज आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 ये हमारा मानचित्र का है। मानचित्र में आप लोगों को दर्शाना है कोच्चि आप लोगों का कहाँ है। मानचित्र पर बेस्ड आप लोगों का एक ट्रिक भी आएगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना, हुआ से आप लोगों का मानचित्र क्लियर हो जाएगा। कोच्चि को दर्शाना है, पारादीप को दर्शाना है, कोलकाता दर्शाना है, विशाखापट्टनम दर्शाना है, मुंबई दर्शाना है, ये सारा आप लोगों को दर्शाना है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने मानचित्र में दर्शा दिया है, ठीक है। एक करके यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ और बता देता हूँ, देख लीजिए कहाँ पर हमारा क्या है। देखिए पहला नंबर जो हमें कोच्चि बोला गया है, कोच्चि हमारा यहाँ पर है, ठीक है। बी नंबर में पारादीप जो बोला गया, पारादीप हमारा ये हो गया। सी नंबर में जो कोलकाता बोला है, कोलकाता हमारा ये हो गया। डी नंबर में विशाखापट्टनम जो बोला गया है, विशाखापट्टनम ये हो गया। ई नंबर में मुंबई बोला है, मुंबई हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का भूगोल का सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। आप लोगों को टॉपर बनो के एप्लीकेशन में इसका फुल PDF भी मिल जाएगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।